स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बॉन्डिंग इन सॉलिड की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बना है और ठोस में खास ये रहता है कि इनके बीच की अंतर आणविक दूरी लगभग 10 की घात ऋण 10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो 10 की घात ऋण 10 मीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होने का मतलब क्या हुआ? इंटर अटोमिक या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन अप्रॉक्स 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर सॉलिड में अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। और ये जो परमाणु या अणु हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक रेगुलर और पीरियाडिक वे में अरेंज्ड होते हैं। कहने का मतलब ये जो परमाणु या अणु है क्रिस्टल में एक नियमित तथा आवर्ती रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बीच के बल कैसे हो सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, एक हो सकता है आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये जो ठोस में जो परमाणु और अणु हैं उनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है और ये तभी काम करेगा जब परमाणु या आपके जो अणु हैं उनके बीच कुछ दूरी हो या 10 टू द पावर -10 मीटर के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, यानी बहुत ज्यादा हो। किसके रेस्पेक्ट में ना, 10 टू द पावर -10 मीटर के रेस्पेक्ट में, तब जाके आप कहेंगे इस चीज को। क्लियर है बात? अब इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं फिर से, तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सॉलिड में केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते 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 कॉलेप्स हो जाएंगे और सॉलिड अपने आप को खत्म कर लेगा। इसलिए इसमें आप कहते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। बात समझिए, क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगेगा। कैसे भाई? फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लगेगा? जब एटम के मिडिल का डिस्टेंस 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का हो, या जब दोनों एटम एक दूसरे पे ओवरलैप होने लगेंगे, बहुत पास आने लगेंगे, तब ये फोर्स एक्ट करता है। क्लियर है? अब क्या हुआ, अगर आप दो परमाणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो लेनॉर्ड ने 1924 में विभव जोन के लिए प्रायोगिक रूप से यह इक्वेशन प्राप्त किया था। U इज इक्वल टू -अल्फा r टू द पावर n प्लस बीटा बाई r टू द पावर m। यहां नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अपोजिट होगा, ये मेंशन कर रहा है। ठीक, तो यहां जो ये फर्स्ट लाइन आपने दिखाया है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, यहां ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, और ये सेकेंड टर्म जो होता है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण, और ये नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब अगर आगे चलते हैं तो जैसे ही हमको पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो हम लोग बल की बात करते हैं। बल कितना हो सकता है? बल के लिए हम लोग कहते हैं कि जो बल होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। क्या आएगा? F इज इक्वल टू -du/dr। du/dr एक नेगेटिव ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। अब यहां u की वैल्यू रख दीजिए आप। अगर u की वैल्यू रखते हैं
तो माइनस डी बाई डी आर माइनस अल्फा आर टू द पावर एन प्लस बीटा आर टू द पावर एम। इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करें? तो ये आर टू द पावर एन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आर टू द पावर माइनस एन, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए माइनस ये अल्फा और ये माइनस एन आर टू द पावर माइनस एन माइनस वन। सिमिलरली ये आर टू द पावर माइनस एम हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, बीटा आर टू द पावर माइनस एम, तो बीटा माइनस एम आर टू द पावर माइनस एम माइनस वन। क्या बचा? अब यहां माइनस है पूरा, नीचे आ जाएगा ये माइनस और ये दोनों माइनस क्या हुआ? प्लस, और ये बाहर वाला माइनस फिर मिला तो ये हो गया माइनस। एन अल्फा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन प्लस वन। यहां देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो एन प्लस वन होगा, और ये नीचे आएगा तो ये जो माइनस साइन रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार एम बीटा बाई आर टू द पावर एम प्लस वन। क्लियर है बात? अब इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, इस ग्राफ पे आ जाइए। क्या है खास इस ग्राफ में? ये ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्टेंस को दिखा रहा है। यहां पे ये आर नॉट डिस्टेंस इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक ऐसी स्थिति है जब इस पर कार्य करने वाली स्थितिज और गतिज ऊर्जा इस पर काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के इक्वल हो जाता है। तो जब उनके मिडिल का डिस्टेंस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करने लगेगा। ये वाला लाइन दिखा रहा है इसको। और जब वो एक दूसरे से दूर फेंकते जाएंगे आप तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होते जाएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। इनफाइनाइट कहने का मतलब इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट कहने का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के रेस्पेक्ट में। जैसे एक चींटी के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना होगा? अगर एक चींटी को मैं 1 किलोमीटर चलने बोल दूं तो उसके साइज के हिसाब से 1 किलोमीटर इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे आप। तो एटम के साइज के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से दिखा है। और ये वो पोजीशन है जहां पे आप इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा? तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के थ्रू जो नेट फोर्स आ रहा है या नेट एनर्जी आएगा उसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, अब क्रिस्टलों में अगर आप बॉन्डिंग की बात करते हैं तो क्रिस्टल में आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, LiH है, LiF है, LiCl है, Li लिथियम के लिए है LiBr। इसी तरह से सहसंयोजी क्रिस्टल भी है जैसे डायमंड, और मेटेलिक क्रिस्टल भी है, धात्विक क्रिस्टल जैसे आपका हम लोग अगर बोलें तो सोडियम हो सकता है, कॉपर भी ले सकते हैं, Ag को भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में N2 को ले सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल में आइस आ सकता है। अब ये जो 5 टाइप कहा है आपने, ये सफिशिएंट नहीं है सॉलिड के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें CuO की, अगर आप बात करें CuO की तो ये आंशिक संयोजी होते हैं। आंशिक रूप से ये आयनिक होगा और आंशिक रूप से ये सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं, दोनों का मिक्सचर हो गया। यहां इस लेक्चर में या इस टॉपिक में हम केवल आयनिक क्रिस्टल के ऊपर बात करते हैं। जैसे आयनिक क्रिस्टल मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे हिसाब से आप सोडियम क्लोराइड को लेंगे, ठीक। यहां Na+ और Cl- से मिलकर बनेगा, ये Na+ से और Cl- से मिलकर के बनते हैं ये। इसमें Na क्या करते होगा? सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को देगा और Na+ आयन बनाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें सोडियम क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा और Na+ बन जाएगा, और उस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेगा और लेने के बाद Cl- आयन बनाएगा, और दोनों कंबाइन होकर के क्या कर लेंगे?
दोनों में एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कूलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच का, सोडियम और क्लोरीन के बीच का, ये इनके बीच के फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होगा। तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के बाद NaCl क्रिस्टल बना लेंगे। क्लियर है? अब बात आता है कि यहां क्या हुआ, यहां आयनिक बॉन्डिंग में जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो गए, है ना। और जब एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं, एक दूसरे के पास आ गए हैं, तो वो एक दूसरे से बंध गए। क्यों बंधे? तो वहां पे Na+ और Cl- के बीच का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, इसलिए। ध्यान ये भी रखिए कि आपका ये जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी बॉन्डिंग एनर्जी अप्रॉक्स 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। ठीक। और ध्यान ये भी दीजिए, क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यही एक कारण है कि आपका ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और ये साधारणतः अगर बात करेंगे इन जनरल टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिक के कुचालक होते हैं, इंसुलेटिंग होते बिहेवियर दिखाएंगे। और अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये क्या होते हैं, इनके जो सोडियम और क्लोरीन आयन है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और एक चीज ये भी इसको याद रखिएगा कि ये जो आपका आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो दृश्य प्रकाश के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक। और अगर इनको किसी आयनीकारक घोल जैसे H+OH- में लें तो यहाँ पे ये डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। अब इस लेक्चर को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो अब बात करते हैं जालक ऊर्जा की, कोहेसिव एनर्जी की। क्या होगा, कोई भी ठोस, उसमें क्या होंगे, उनके परमाणुओं के बीच कार्य कर रहा होता है कोई ना कोई बल या ऊर्जा। अब उन परमाणु या अणुओं को अगर आपको अलग करना है, ठोस से उन परमाणु अणु को अलग अलग बाहर निकालना है, तो आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो ससंजक ऊर्जा होती है। ठीक है, वो कोहेसिव एनर्जी होती है। या ये भी कह सकते हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन बना, तो यहां क्या होगा, दाता परमाणु को ग्राही परमाणु के पास लाते हैं, तो उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होगा। और जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहां कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक, ये ससंजक ऊर्जा हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं उसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। इन जनरल वे ये जो वैज्ञानिक बॉर्न थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपकी ये जो कोहेसिव एनर्जी है, ससंजक ऊर्जा है, वो EA प्लस EI प्लस EE के इक्वल होगा। अब आप सोचेंगे है कहां से आ गया, है ना भाई। तो ये है आपका EC, कहने का मतलब है मेरा प्रति आयन पेयर कोहेसिव एनर्जी, प्रति आयन युग्म ससंजक ऊर्जा। EA क्या है, EA क्या निकल के आएगा, EA है इलेक्ट्रॉन बंधुता, EI आयनन ऊर्जा और EE कूलॉम ऊर्जा या आकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहेंगे। इसके बाद अब हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, शुरुआत किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता से। अब अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं तो जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनाता है जैसे क्लोरीन, तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अलग अलग
आयन के लिए या उदासीन परमाणुओं के लिए इसके मान अलग अलग होते हैं। जैसे F के लिए 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन के लिए 3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ब्रोमीन के लिए 3.41, और I के लिए 3.06 आयोडीन के लिए। अब अगर आयनन ऊर्जा EI की बात करें तो वो जो उदासीन परमाणु से या उदासीन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अगर, तो बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो जैसे अब कुछ पदार्थ हैं जिनकी आयनन ऊर्जा इस तरीके से लिए हैं हम लोग, Li का इतना है, K का इतना है, Na इतना, और Rb इतना होता है, इन सब की आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब इसी तरीके से और आगे गए तो कूलॉम ऊर्जा या आकर्षण स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें तो यहां क्या होगा, धन व ऋण आयनों में, यहां पे धन और ऋण आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपकी कूलॉम ऊर्जा या आकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद अगर आप जाएं तो जैसे क्रिस्टल है, उसमें मान लेते हैं न्यूनतम अंतरायनिक दूरी A है, तो ये क्रिस्टल दिख रहा होगा आपको, सोडियम क्लोराइड। न्यूनतम अंतरायनिक दूरी कितना ले रहे हैं हम, A। तो चित्र से एक चीज स्पष्ट है कि सोडियम आयन से A दूरी पर 6 क्लोरीन आयन है। देखिए, अगर ये सोडियम आयन लेते हैं हम लोग, इसकी बात करें तो A कितना हुआ, काउंटिंग करते हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी प्रकार हर दूरी के लिए ध्यान रहे कि यहां पे क्या हो रहा है, A√3 दूरी पर 8 क्लोरीन आयन है। अब ये A√3 दूरी कहां से है, ये देखिए, ये A√3 दूरी है, ये वाला, यहां से लेकर के, ये इसको कटा नहीं है, इसके साइड से निकल जाएगा ये। ठीक, कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो भाई A आएगा, और A के बाद में कितना हो गया, ये 2A के बराबर आया, √2A होगा, तो A और √2A दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, √3A के बराबर होगा। तो यहां पे 8 क्लोरीन दिखेंगे आपको, और A√2 दूरी पर आपको 12 सोडियम आयन दिखेंगे। इसको मैंने देखिए नंबरिंग करके रखा हुआ है 8 के लिए। ठीक, 1 2 ये 3 4 5, उसके बाद इसी कलर को 6 7, और ये पीछे साइड में 8 होंगे। और इसी तरीके से क्रिस्टल इधर भी जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए। सब दिशाओं में अगर क्रिस्टल जोड़ते जाएंगे आप, तो अगर हम लोग Na+ आयन की स्थितिज ऊर्जा निकालें तो हमारे पास ये निकल के आएगा। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, क्या ध्यान में रखेंगे कि A दूरी पे 6 क्लोरीन, A√3 दूरी पे 8 क्लोरीन, और A√2 दूरी पर 12 सोडियम आएंगे। 12 सोडियम कब आएंगे, जब इधर भी आप यूनिट सेल, इसी तरीके का यूनिट सेल इधर जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़िए, और इधर भी जोड़िए, और इधर भी जोड़िए। तो चलिए, अब टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो 1 सोडियम और उसके चारों ओर 6 क्लोरीन, उनके बीच दूरी कितनी, A ले रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब दूसरा A√3 दूरी पर कितने हो रहे हैं, तो A√3 दूरी पर 8 क्लोरीन, A√3 दूरी पर 8 क्लोरीन, और A√2 दूरी पर कितने, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से एक लाइन खींच देंगे, ये कर्ण वाला हिस्सा A√3 आएगा, तो A√3 दूरी के लिए कितने, 8 है ना, नहीं सॉरी, A√3 दूरी पर 12 सोडियम है, तो सोडियम आयन कितना, E, और 12 सोडियम का 12 E, तो ये इक्वेशन बना। ठीक है,
Na+ आयन का चार्ज E है और Cl- का आयन का चार्ज E- है या -E कह सकते हैं। अब अगर इसको इजी करें तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ हो गया 6e² माइनस 12e² प्लस 8e² यहाँ माइनस को हमने, ये दोनों माइनस को हमने कॉमन ले लिया है। अब e² कॉमन निकालिए, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 12/√2 और यहाँ 8/√3 आ गया। इस सीरीज को पूरा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.7476 के बराबर आएगा। इसको हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं ना, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया अल्फा। अल्फा लिए इसको तो कितना होगा 1/4πε0 अल्फा e²a माइनस में, ठीक है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है इसी को हम लोग मेडलंग नियतांक कहते हैं, और ये जो मेडलंग कांस्टेंट होता है, मेडलंग नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 1.6 से 1.8 के बीच होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अलग अलग क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे गए तो एक आयन की कूलॉम स्थितिज ऊर्जा कितना लेंगे आप, -1/4πε0 अल्फा e²a, मेडलंग नियतांक है अल्फा, माइनस साइन है, क्या दिखाएगा ये दिखाता है कि किसी एक आयन पर अन्य सभी आयनों का प्रभाव आकर्षण प्रकृति का है। अब आकर्षण बल के कारण ये जो क्रिस्टल संरचना है, अगर केवल आकर्षण बल रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि आकर्षण करते हुए एक आयन दूसरे आयन के पास आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा और एक दूसरे से मिलेगा, मिलने के बाद ठोस के अस्तित्व को या क्रिस्टल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। इसलिए यह कहा गया कि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगना चाहिए। और यह प्रतिकर्षण बल कब काम करता है? जब आयन एक दूसरे से बहुत बहुत पास आ जाते हैं, लगभग 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर के हो जाते हैं, या एक दूसरे से ओवरलैप होने लगते हैं, ठीक। तो ये जो वैज्ञानिक बोर्न थे, उन्होंने माना कि प्रतिकर्षण ऊर्जा आयनों के बीच की दूरी के r⁴n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए ये। अब क्रिस्टल की कुल ऊर्जा कितनी? एक ऊर्जा तो ये, और एक ऊर्जा ये जो बोर्न ने सजेस्ट किया, आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण ये कुल ऊर्जा निकल के आपके सामने। अब एक ऐसा क्रिस्टल है आपके पास जिसके पास n नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है एक मोल क्रिस्टल के लिए। तो यहां n इंट्रोड्यूस कर दीजिए, n दे दीजिए इसको, ये ब्रैकेट के अंदर -1/4πε0 अल्फा e²a प्लस b/a⁴n। ये डायग्राम शायद आप लोग जानते हैं इसके बारे में। r बराबर r0 पर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है, ये बैलेंस पॉइंट है, साम्यावस्था की स्थिति है। इसका मतलब r बराबर r0 पे आप लोग कहेंगे कि हमारे पास ये आएगा du/dr एट r = r0 पे 0। अब क्या करिए, u की वैल्यू रख दीजिए। अगर आप u की वैल्यू रखते हैं तो आपको ये समीकरण मिलेगा, n d/dr माइनस अल्फा e²/4πε0r प्लस b/r0⁴n r r0 0। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये तो नियतांक है अल्फा e²/4πε0, और 1/r को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्या हो जाएगा, r⁻⁻1, तो -1 r⁻⁻2, उसको नीचे ले आएंगे तो -1/r² प्लस, ये देखिए इसको ऊपर लेके गए तो -n r⁻n+1 आएगा। इसको चेक करके देख लीजिए बेटा, इतना आएगा
कि नहीं आएगा डिफ्रेंशिएट करने से। फिर मैं सिंपल करूंगा इसको। अगर आप सिंपल करते हैं तो क्या बनेगा, n बना माइनस माइनस का प्लस हुआ, अल्फा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर। अब r की जगह आर नॉट क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि आपने r इक्वल टू आर नॉट लिया है, इसलिए ये आया। फिर अगर आगे चले तो क्या आएगा फिर, अब इसको ट्रांसफर कर दें, अगर n तो चला जाएगा तो 0 हुआ, और इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या होगा, अब हमको चाहिए b की वैल्यू, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो b की वैल्यू और n को इधर, तो b की वैल्यू कितना, अल्फा ई स्क्वायर आर नॉट टू द पावर n प्लस 1, और ये n नीचे आएगा तो n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, इतना हो गया। ये देखिए ये, अब इसको अगर इजी करिए तो इसके दो हिस्से कर दीजिए, आर नॉट टू द पावर n और आर नॉट टू द पावर 1, ये आया। अब इसमें देखिए अल्फा ई स्क्वायर और n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया है ना, और ये r टू द पावर ये 1 और ये r नॉट टू द पावर 2, तो एक तो कैंसिल होके एक बचेगा, और ऊपर में ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया, r नॉट टू द पावर n बचेगा। क्या बचा, अल्फा ई टू ई स्क्वायर n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट टू द पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक, अब इस b के मान को आप समीकरण नंबर 1 पे अगर रखते हैं तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। क्या मिला, n की वैल्यू माइनस अल्फा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट प्लस 1 बाई आर नॉट टू द पावर n, और यहाँ b की वैल्यू, ये b की वैल्यू ये है। अब एक काम करते हैं, यहां से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालें, n तो है ही, अल्फा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, अगर इसको हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहां से देखिए यहां है अल्फा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये देखिए प्लस 1 बाई आर नॉट टू द पावर n, अल्फा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n आर नॉट टू द पावर n माइनस 1 को आप आर नॉट टू द पावर n और आर नॉट टू द पावर माइनस 1 कर सकते हैं, तो ये और ये आर नॉट टू द पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, देखिए एक लाइन और बोल देता हूं। अब यहां से इसको कॉमन निकालें अगर, तो देखिए ये तो खत्म हो चुका है ना, ये वाला लाइन निकल जाएगा, और उसके बाद यहां से तो माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई n, ये आ जाएगा। और ये आपके जालक की न्यूनतम बंधन ऊर्जा होती है। ध्यान ये भी रखिए कि n के मान के लिए बोर्न विधि द्वारा क्रिस्टल की संपीड्यता परम शून्य ताप पर आप देंगे इस तरीके से। देखिए भाई आया कहां से, ये संपीड्यता निकालते हैं तो आपने पहले ही कहा है कि ये जो बल्क मॉडुलस होता है या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका रेसिप्रोकल होगा वी नॉट के लिए। तो ये बोर्न विधि के द्वारा आप क्रिस्टल की संपीड्यता के नॉट को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जहां ये जो वी नॉट आपने लिया है ये अंतर आयनिक दूरी आर नॉट के संगत क्रिस्टल का आयतन है। अतः क्रिस्टल का आयतन कितना लेंगे हम लोग, CnR टू द पावर 3। अब आप सोचेंगे CnR टू द पावर 3 में C क्या है, तो C एक कांस्टेंट है, n क्या है, एवोगेड्रो संख्या है। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये जो C नियतांक है इसका मान क्रिस्टल संरचना के ऊपर निर्भर करेगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, चलिए ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसको आप dr को इंट्रोड्यूस करने के लिए dul बाई dv को dul बाई dr इंटू dr बाई dv लिखेंगे।
कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये dv बाई dr हो जाएगा। v की वैल्यू आपने निकाल लिया है, v की वैल्यू आपको पता है cn r टू द पावर 3 होता है, तो उसके हिसाब से dul बाई dr और यहाँ d बाई dr cn r टू द पावर 3 आ जाएगा। और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 cn r स्क्वायर dul बाई dr के बराबर, ठीक। अब अगर ये निकालना चाहें आप तो d2ul बाई dr2, तो इसको लिखेंगे आप d बाई dv dul बाई dv, ठीक है। और यहाँ ये देखिए d बाई dv की जगह मैं d बाई dr बाई dv कर दूंगा। फिर क्या आएगा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो dv बाई dr। फिर से आप क्या करेंगे भाई, dv बाई dr की वैल्यू तब भी निकाले ना हम लोग, 1/3 cn r स्क्वायर होगा और d बाई dr dul बाई dv आ गया। अब इसको dul बाई dv को dul बाई dr इंटू dr बाई dv लिख दिया। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब फिर से इसको नीचे लेके जाएंगे तो dv बाई dr आएगा, तो d बाई dr cn r टू द पावर 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो dul बाई dr 1/3 cn r स्क्वायर। अब ये बाहर निकल गया, सब के सब कांस्टेंट है, तो 3 और 3 हो गया 9, c और c स्क्वायर, n और n स्क्वायर, और यहां देखिए r स्क्वायर और r स्क्वायर r टू द पावर 4 हो रहा था, तो r स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया और ये 1/r स्क्वायर को dul बाई dr के साथ रख लिया। क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये भाई समीकरण 3 और 4 के हिसाब से अगर बात करें तो कितना आ गया, 1/k0 c n r0 क्यूब इक्वल 1/9c स्क्वायर n स्क्वायर r0 स्क्वायर d बाई dr 1/r स्क्वायर d बाई dr ul की वैल्यू, ये है ul की वैल्यू, n माइनस अल्फा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस b बाई r टू द पावर n। चलिए उसको सिंपल करिए। सिंपल कैसे करें, दोनों साइड से जो नंबर आ रहे थे उनको कैंसिल करवा लीजिए, जो कॉमन नंबर है c और n को, है ना। और r0 क्यूब के साथ r0 स्क्वायर को कैंसिल करवाएंगे तो इधर r0 बस बचेगा, ये देखिए ये आया, बाकी कैंसिल हुआ k0 r0, और यहाँ c और n का स्क्वायर था तो 9cn बचा, बाकी ये पूरे के पूरे एज इट इज है। अब इसको अगर सिंपल करें तो यहां देखिए ये d बाई dr 1/r स्क्वायर, n कांस्टेंट है। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये ऊपर जाएगा r टू द पावर -1, तो 1/r स्क्वायर माइनस में तो माइनस माइनस का प्लस होगा, ये देखिए पहला टर्म, और दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या 1/9cn, अब dr इन सबको करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये देखिए 1/r स्क्वायर n, ये तो कांस्टेंट नंबर हुआ। अब इसमें फिर से करेंगे अगर तो ये ऊपर जाएगा तो r टू द पावर -2, तो -2 डिवाइडेड बाई r क्यूब, तो ये हो गया -2 अल्फा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये देखिए, प्लस n तो पहले से था, ये ऊपर जाएगा, माइनस में n प्लस 1, तो माइनस माइनस का ये प्लस n प्लस 1 b बाई r टू द पावर n प्लस 2 हो गया, प्लस आगे डिफरेंशिएट करिए इसको। अब फिर से एक हिस्सा हुआ इसका ना, अब n कितना आया -2 अल्फा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब प्लस n प्लस 1
बी बाई आर टू द पावर n प्लस 2 इंटू, नहीं कुछ यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, दो हिस्से है ना, तो इसमें तो ये एज इट इज रहेगा ना, एक टर्म, कौन सा टर्म, ये पूरा टर्म, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये -2 1/r³ आ जाएगा। फिर क्या करें, ध्यान रखिएगा ये नंबर नहीं रखना है ना, यहाँ पे इस नंबर को नहीं रखेंगे आप, यहाँ पे ये वाला नंबर रखेंगे, n अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 r प्लस b/r⁴ n वाला हिस्सा। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों रखेंगे भैया, ये तो यहाँ था, ये वाला आ चुका है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको रखेंगे इसकी जगह। ये वाला टर्म देखिए बेटा, ये गलती से ये लिखा है, इसको हटाओ, इसकी जगह ये लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पहले डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ, ये कांस्टेंट था, अब इसका होगा तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये n अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 1/r² माइनस n b/r⁴ n+1 यहां लिखेंगे, लिखा, और ये डिफ्रेंशिएशन इतना आया, केवल यहीं पे ठीक करिएगा। उसके बाद आगे आइए, तो 1/9cn 1/r² n -2 अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 1/r³ प्लस n+1 b/r⁴ n+2 प्लस n, ये पूरा और -2 1/r³ r r0 के लिए। ये देखिए यहाँ पे ना इसी पॉइंट पे ये गलती हुई है, इसलिए इसको रिपीट किया मैंने। अब क्या करें, अब सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। 1/9cn हुआ, r² को अंदर लेके गए तो यहाँ r⁵ हो गया, और यहाँ पे r⁴ यहाँ n+2 था, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो n+1 n b/r⁴ n+4, ये पूरे नंबर को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। अब n को इसके अंदर ले गए और यहां से इसको अंदर लाए, ये -2 n हो गया, ये -2 और ये n, ये r² r⁵ दोनों मिलके r⁵, और ये 2n nb r⁴ n+4। अब क्या करते हैं, ये देखिए 1/9cn हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4n अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 इंटू 1/r⁵ कहाँ से आया भैया, देखिए ये -2 और यहाँ का -2 दोनों मिलके हो गए कितने, -4। बाकी सब देखो एज इट इज है, n अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 1/r⁵ 1/r⁵, ये दोनों जुड़ेंगे तो -4 हो गया, प्लस ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म। आगे गए, यहां देखिए कॉमन क्या निकल सकता है, ये टर्म तो हुआ ही, ये n+1 और ये कॉमन ले लेते हैं, ये पूरा, ठीक है। तो ये n b/r⁴ n+4, तो ये n+1 यहां बचेगा, और n b/r⁴ n+4, तो यहां 2 बचेगा, ये आ गया। आगे गए तो ये रिलेशन निकल के आ गया, 1/cn -4n अल्फा ई स्क्वायर 4πε0 1/r⁵ n+3 nb r⁴ n+4। अब क्या करें, b के वैल्यू को रख दीजिए। अगर आप b की वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अब b की वैल्यू रख दिए, b की वैल्यू कितना, अल्फा ई स्क्वायर n 4πε0 r⁴ n-1। सिंपल कीजिए, कैसे सिंपल करें, n अल्फा ई स्क्वायर बाई 4πε0 बाहर निकाल दीजिए, तो अल्फा ई स्क्वायर n 4πε0 यहां से बाहर निकला, तो
तो यहाँ क्या बचेगा, -4 1/r⁵ प्लस n+3 बचेगा, और ये n तो बाहर चला गया है इसके साथ पूरा, तो ये n ऊपर चला गया, और ये n और ये इनके साथ माइनस होगा, तो r0 n⁻⁻1 और n+4, तो ये वाला n, यहां जो n रहेगा वो इस वाले n के साथ कैंसिल होगा, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये n और ये n कैंसिल होके α² 4πε0 1/9c, और ये कितना होगा, -4r⁻⁻5 और ये n+3 r⁻⁻5, ये रिलेशन आया। अब 1/9c α² 4πε0, यहाँ से r0⁻⁻5 को अगर कॉमन ले लें तो n+3 -4 बच जाएगा, ये वाला, ठीक है यहां तक। अब इसको सिंपल करेंगे तो n-1 आया, ये किसके इक्वल है, 1/k0 r0 के। क्लियर है। अब इस r0 को इधर ले आओ ट्रांसफर करके, तो 1/9c α² 4πε0 n-1 r0⁻⁻5 इंटू r0, क्या रिलेशन निकल के आ गया, क्या रिलेशन निकल के आएगा, n-1 की वैल्यू। भाई देखिए यहां पे इसमें से इस r0 को हटा देंगे तो क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा अपना, 1/k0 बराबर होगा 1/9c α² 4πε0 n-1 r0⁻⁻4, और उसके बाद हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए n-1 की, इस सब को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा। कौन कौन सा टर्म, 9c 4πε0, नीचे क्या आएगा, k0 α² r0⁴, n की वैल्यू ये है। और ध्यान रखिए NaCl की अगर NaCl के लिए अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 9.1 आएगा, और NaBr के लिए इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन था। इस डेरिवेशन में आपने मैडलंग नियतांक के बारे में देखा है ना, मैडलंग नियतांक निकालना सीखा, n की वैल्यू निकालना सीखे हैं, और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता या कोहेसिव एनर्जी की भी बात किए हैं, और हमने बॉन्डिंग इन सॉलिड की भी बात की। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 3 4 बार इंस्टॉलमेंट में देखिए, और अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या थ्रू कमेंट भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।